हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। सो माई सेल्फ रवि विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी। लास्ट टाइम पे हमने डिज़ाइन अगेंस्ट द स्टैटिक लोडिंग का जितना भी पार्ट हुआ करता था मैंने अच्छे से कवर किया। न्यूमेरिकल्स भी जिस टाइप से बन सकते थे मैंने 2-4-10 न्यूमेरिकल लगाए। ठीक है, आज उसी पहले ही मॉड्यूल का आगे के पार्ट को बढ़ते हैं जिसका नाम है डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग। ठीक है, सो अभी तक हमने डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन एलिमेंट, स्टैंडर्ड्स, different parameters पे numericals, different concepts which is completely based on design against the static loading हमने complete कर ली है। So today I am going to start the design against the fluctuating loading. As you all know what is the meaning of fluctuating. Fluctuating means everything will in a motion or we can say everything is in a fluctuation. ठीक है, तो डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक टॉपिक। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन से रिलेटेड वो करते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर नेक्स्ट हम पे आगे देखते हैं क्या करना होगा। फिलहाल के लिए एक नया टॉपिक दैट इज डिज़ाइन अगेंस्ट द design against the fluctuating loading। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है। इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन। क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन? एज यू नो, कंसंट्रेशन मीन्स किसी चीज़ को एकत्रित करना या किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट्स पे पॉइंट आउट हो जाना। तो यहाँ पर किसको पॉइंट आउट करना है? दैट इज स्ट्रेस। मीन्स वी कैन से दैट स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेसेस। क्या मैंने कहा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ high stress due to irregularities of the component, or we can say that abrupt changes to the cross section। means किसी भी मशीन एलिमेंट या किसी भी कंपोनेंट में अगर एब्रप्ट चेंज आ जाए, मीन्स तुरंत के तुरंत चेंज आ जाए, सडनली चेंजेस आ जाए, या फिर उसमें इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट हो, तो जिस पॉइंट पे इरेगुलरिटीज़ या जिस पॉइंट पे चेंजेस होंगे, सडन चेंजेस, एट दैट पॉइंट स्ट्रेस कंसंट्रेशन विल बी डेवलप्ड। कैसे में एक डायग्राम बना के देखिए छोटा सा। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स इस कंपोनेंट पे दैट इज पी लग रहा है। अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है जब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नॉर्मल मटेरियल बना हुआ है, इसमें टेंसाइल फोर्स लगा है, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, सिंपल सा फ्लो करेगी स्ट्रेस पूरे मटेरियल से। लेकिन अगर इसी मटेरियल पे हम अब्रप्ट चेंज कर दें, मीन्स सडनली मैं क्या कर दूँ, ऐसा कुछ चेंजेस मीन्स नोच इसमें बना दूँ या किसी टाइप का आप चेंजेस ला सकते हैं या आपके मटेरियल में हो, तब आप देखिए जो स्ट्रेस का फ्लो होगा तो कुछ ऐसा चला जाएगा सेंटर से, यहाँ से कुछ ऐसा चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आया तो इससे तो पार जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये मुड़ेगा नीचे और फिर ऐसे जाएगा। सेम ईयर यहाँ मुड़ेगा और ऐसे जाएगा। इधर भी देखिए ऊपर जाएगा फिर ऐसे। अब आपको दिख रहा है एट द पॉइंट ऑफ नोच देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस and that is called stress concentration। ठीक है, चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। सॉरी,
it is defined as the localization of high stresses as the localization of high stress due to irregularities present in the machine component, or we can say that any component, or due to sudden changes in the component. ये हो गई आपकी डेफिनेशन स्ट्रेस कंसंट्रेशन की कि क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेस. हाई स्ट्रेस का एक पर्टिकुलर लोकलाइजेशन हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द कंपोनेंट, और वी कैन से दैट सडन चेंजेस इन द कंपोनेंट. इनकी वजह से ही स्ट्रेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है किसी मशीन कंपोनेंट पे. जिसका एग्जाम्पल, जिसका डायग्राम मैंने बना के अभी आपको दिखाया. अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्ट्रेस कंसंट्रेशन in a particular material or in a particular component. So for this there is a factor for calculating the stress concentration, and that factor is known as a stress concentration factor. ठीक है, इसी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. क्या होता है? टू कैलकुलेट the stress concentration, there is a factor which is known as stress concentration factor, and this factor is denoted by Kt. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय Kt. सो Kt की वैल्यू क्या होती है? Kt की वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी. क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी मीन्स जहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है वहां पर कितनी स्ट्रेस हाईएस्ट है, टू द नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय द एलिमेंट्री इक्वेशन. नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. ये आगे काम आएगा. ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आगे बहुत काम आएगा. अगर मैं नॉन एलिमेंट्री इक्वेशंस की बात करता हूँ, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस किसी मटेरियल पे लग रही है, एलिमेंट्री इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज फोर्स अपॉन एरिया. सिंपल, इससे जो आप कैलकुलेट कर पाएंगे वही आपकी एलिमेंट्री इक्वेशन होगी. देखिए मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करता हूँ, जैसे कि m/i/y, इससे आप एलिमेंट्री इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करता हूँ तो दिस इज T/J/R. ठीक है, these are your elementary equation with the help of which we can calculate the nominal stress, and the ratio of the highest value of the stress near discontinuity to the nominal stress obtained by elementary equation is known as स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. अब एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि अब इस टॉपिक के बाद से, या कह सकते हैं इस टॉपिक से, आपको एक डेटा बुक की जरूरत पड़ेगी
दैट इज़ कॉल्ड मशीन डिज़ाइन डेटा बुक। इसके अगर ये डेटा बुक आपको नहीं है आपके पास, या आपको इसको देखना नहीं आता है, तो आप भूल जाइए कि मशीन डिज़ाइन के अब क्वेश्चन जो आएंगे वो लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है, इसकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू हर एक पॉइंट्स पे बदलती रहती है, तो वो पॉइंट्स आप याद नहीं रख सकते, लाखों भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको डेटा बुक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और वो डेटा बुक लुकिंग लाइक दिस, कि देखिए कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिया होगा। इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो इससे आप KT की वैल्यू निकालेंगे। मैं बताऊंगा इसको कैसे देखा जाएगा, और इससे हम कैसे KT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे डिफरेंट कंडीशंस पे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस एलिमेंट्री इक्वेशन को फाइंड आउट करने की, अभी तो ये नॉर्मल जैसे दिया है वैसे निकाल लिया। अगर किसी, ये तो तब की बात है जब आपके कंपोनेंट में कोई इरेगुलरिटीज ना हो, लेकिन अगर आपके कंपोनेंट में इरेगुलरिटीज दी हुई है और उसको इसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू तो पता है लेकिन नॉमिनल स्ट्रेस आपको नहीं पता है, तो उस केस में इरेगुलरिटीज के केस में आप नॉमिनल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे। जैसे कि कंसीडरिंग अ प्लेट विथ W, एक मैं प्लेट कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडरिंग अ प्लेट हैविंग अ विथ W is it considering a plate having width W means इसकी width क्या है, इस प्लेट की width इसकी W है, that is W। थिकनेस में मान लेता हूँ इसकी क्या है, T है। अब इसी प्लेट में, ये तो अभी नॉर्मल प्लेट होगी, कोई इरेगुलरिटीज नहीं दिख रही, मैं इसी प्लेट में एक होल कर दे रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, मेकिंग अ होल इन दिस प्लेट। अब इस होल की जो मैं डायमीटर मान ले रहा हूँ, द डायमीटर ऑफ दिस होल विच इज D। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं विच इज P। इधर भी टेंसाइल फोर्स वैसे ही एक्ट करेगा, दैट इज P। अब इस केस में अगर आपको नॉमिनल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी हो, तो ऐसे केस में नॉमिनल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल स्ट्रेस क्या होगी, टेंसाइल फोर्स तो आप नॉर्मल ही लिख लेंगे, और जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन आप बताइए, क्या जो ये फोर्स है, इस फोर्स का ट्रैवल इस मटेरियल के अंदर, तो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ कुछ नहीं है, ये पूरा होल है, क्या ये फोर्स का जो ट्रैवल होगा इसके अंदर से होते हुए जाएगा, नहीं जाएगा। तो वो ट्रैवल कैसे करेगा, अगर ये जाना भी होगा तो ऐसे घूम जाएगा, यहाँ से गया अंदर नहीं जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक हो, ब्लैंक में कोई चीज ट्रैवल नहीं करती है, ये कुछ ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एरिया कवर कर रहा है इस फोर्स के ट्रैवल में या टेंसाइल फोर्स के एक्टिवनेस में, कितनी एरिया कवर कर रहा है, दिस एरिया एंड दिस एरिया। तो हम सिंपल से एरिया क्या लिखेंगे, विथ W माइनस D, जो तो आपकी लंबाई हो गई, इसको माइनस कर देंगे पूरे W में से, ये पूरा आपको W दिया है, दिस इज योर विथ, दैट इज W। इस W में से अगर D माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ एरिया निकल आएगा, लेकिन ये तो डेप्थ हुई अभी, मल्टीप्लाइड बाई T, दिस इज द थिकनेस। तो एक्चुअल में ये फोर्स आपको जरूरत पड़ेगी, सॉरी ये स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी अगर कहीं इरेगुलरिटीज दिया हो, तो उस केस में आपको जो नॉमिनल स्ट्रेस निकलेगी लुकिंग लाइक दिस, ऐसे निकालना होगा आपको। यूनिट आपको पता होती है न्यूटन पर mm², तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी दी हुई है, वैसे ही यूनिट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के कारण क्या है।
ठीक है, ये बना लीजिए, तो मैं ऊपर रफ करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस concentration. So basically there are three causes of stress concentration. There are three causes. Basically तीन causes होते हैं stress concentration के. पहला जो होता है that is geometric discontinuity. Stress concentration होने के तीन causes. सबसे पहला इसमें जो आएगा which is geometric डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर मटेरियल में ज्योमेट्रिकली डिसकॉन्टिन्यूटी, जैसे मैंने बताया था एब्रप्ट चेंज आ रहा है, दैट इज योर ज्योमेट्रिकल डिसकॉन्टिन्यूटी अगर है तो इसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा। दूसरा है लोड डिसकॉन्टिन्यूटी। लोड डिसकॉन्टिन्यूटी, अगर मटेरियल पे लोड भी डिसकॉन्टिन्यूस एक्ट कर रहा है, थोड़ा यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है और होता भी है। और तीसरा जो आपका टर्म आता है दैट इज योर मटेरियल डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है? मटेरियल डिसकंटिन्यूटी। मटेरियल की डिसकंटिन्यूटी की वजह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कॉजेस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, दैट इज ज्योमेट्रिकल डिसकंटिन्यूटी, लोडिंग डिसकंटिन्यूटी एंड मटेरियल डिसकंटिन्यूटी। इन तीनों की वजह से आपकी जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है वो हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ कैन वी डिटरमाइन द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो देयर आर बेसिकली टू मेथड with the help of which we can determine the stress concentration. First one is mathematical method based on the theory of elasticity. So इसको रफ करते हैं। मैं क्या बता रहा था? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। मैं हर एक चीज लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। डिटर्मिनेशन ऑफ determination of stress concentration. So there are two methods with the help of which we can calculate the stress concentration. That is, the first one is mathematical method, जिसका यूटिलाइजेशन हम पूरे इस चैप्टर में करते रहेंगे, मैथमेटिकल मेथड। और ये पूरी तरह से बेस्ड होती है किसके ऊपर? थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। जितनी भी इलास्टिसिटी की थ्योरीज होती हैं, इलास्टिसिटी उन पे बेस्ड होती है पूरी तरह से। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड विच इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ फोटो इलास्टिसिटी। दूसरा मैंने बताया experimental method which is completely based on photoelasticity, जो कि यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है जो कि लैब में होता है। तो ये मेथड का यूटिलाइजेशन हम यहाँ नहीं करते हैं। जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कहीं, किसी लैब में हम पहुँच जाएंगे, वहाँ पर हम इसका परफॉर्मेंस करते रहेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इसके ऊपर जो नंबर 1 पे मेथड लिखी है, इसको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और पूरे इस टॉपिक में मैं इसी मेथड का यूज़ करता रहूँगा एंड विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इस मेथड का यूटिलाइजेशन करते रहेंगे पूरे चैप्टर में। तो हम बात करते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है दैट इज़ निगेटिव टर्म। ये इसकी वजह से मटेरियल की जो रिलायबिलिटी होती है, लाइफ होती है, या कह सकते हैं जो वर्किंग कंडीशंस होती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाती हैं। अब इन कंडीशंस को सही करने के लिए इनको मिनिमाइज़ करना होगा, जो भी इसमें एब्रप्ट चेंज आ रहे हैं या जो भी डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं।
तो इसको चेंज करने के लिए चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। सो हेडिंग मिनिमाइजेशन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ये हो गया। हेडिंग मिनिमाइजेशन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। minimization of stress कंसंट्रेशन। कैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को मिनिमाइज करेंगे? देखिए, सबसे पहला होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल। मीन्स जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है उस मटेरियल को ही हम रिमूव कर देंगे। सबसे पहला होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल। कंपोनेंट से क्या करेंगे? अनडिजायरेबल मटेरियल को ही रिमूव कर देंगे। देखिए कैसे। ये मटेरियल है, इसके ऊपर एब्रप्ट कुछ चेंजेस दिए हुए हैं। दिस इज द चेंजेस। अब इसकी वजह से जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, इसके ऊपर मैंने टेंसाइल फोर्स ऐड करा दिया, ठीक है, दैट इज पी। अब देखिए, यहां से तो फोर्स ऐसे ट्रेवल कर जाएगा, सिंपल सा, लेकिन जैसे यहां पर आएगा तो ये सडन चेंज होगा। देख रहे हैं, सडन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी जो हार्डनेस या कह सकते हैं उसकी जो टफनेस है या फिर स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसी नोच के अकॉर्डिंग एक हम कर्व टाइप से बना देंगे और उस कर्व के अकॉर्डिंग हम इस मटेरियल की जो अनडिजायरेबल मटेरियल्स हैं उसको रिमूव करेंगे। देखिए कैसे। दिस इज योर नोच। अब इस नोच में हम इसी का कर्व लेंगे तो कुछ ऐसा मटेरियल हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। रिमूव करने के बाद जो हमारा मटेरियल होगा इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा वर्क करेगा। आपको मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं, होल्ड, दिस इज योर पेपर। मान लीजिए ये आपका मटेरियल है, इस मटेरियल में एक सडन मैं नोच लगा दे रहा हूँ, ठीक है। दैट इज नोच। अब इस नोच को अगर मैं देखो इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ तो बड़े आसानी से, बहुत आसानी से फट गई। लेकिन अगर मैं इसी मटेरियल पे नोच की जगह जो अनडिजायरेबल मटेरियल हैं उनको हटाने की कोशिश करूं, लुकिंग लाइक दिस, तो इसको आप जब फाड़ेंगे तो उसके कंपैरिजन में जल्दी नहीं फटेगा, ठीक है। मीन्स इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दिस नोच। तो आप इस केस में क्या करेंगे, जो अनडिजायरेबल मटेरियल है इस मटेरियल को आप हटा देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो ये हुआ आपकी पहली कंडीशन, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल। दूसरी है एडेड ग्रुप, कि हम अगर मटेरियल में ग्रुप्स ऐड कर देते हैं तब भी हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। मीन्स एडेड ग्रुप्स। कैसे? सेम वही काम करना है, इधर फोर्स इधर फोर्स इधर फोर्स, हर साइड फोर्स वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इसके ऊपर नोच दे दिया। अब सडन चेंजेस हैं तब प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर पूरी कंसंट्रेट हो जा रही है, जितनी भी स्ट्रेस इस मटेरियल पे लग रही है। लेकिन अगर मैं इस जो स्ट्रेस लग रही है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो स्ट्रेस कंसंट्रेट तो हो नहीं पाएगी,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बना दिए। ठीक है, जिसकी वजह से ये मटेरियल की जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई और मटेरियल की वर्किंग या स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई। नेक्स्ट आता है ड्रिलिंग या ड्रिल्ड होल। अगर किसी मटेरियल पे हम इस तरह से ग्रुप ना दे के अगर मैं होल करना चाहूँ तब भी आप कर सकते हो। कैसे? ड्रिल्ड होल। बेसिकली जो स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो रहा है उसको मुझे मिनिमाइज करना है, खत्म तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मिनिमाइज करा जा सकता है। तो मिनिमाइज करने के ही ये सारे मेथड्स हैं कि आप अनडिजायरेबल मटेरियल को हटा दो, ग्रुप सेट कर दो या होल कर दो। देखिए कैसे होल में दिस इज द फोर्स acting here and there. This is your notches. These are the notches. क्या करना है? सेम हम अप्लाई कर देंगे क्या इसके ऊपर, होल्स डेवलप कर देंगे, जिसकी वजह से जो मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर जो स्ट्रेस कंसंट्रेट हो रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं, इसी तरह से आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हो। या जैसे कि अगर स्टेप रॉड दिया है तो उस पर अगर आपको करना है तो देखिए जैसे कि ये स्टेप रॉड आपको दिया है तो सडन आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो इस तरह से सडन ना करके एक आप फिलेट रेडियस दे दें, मीन्स कुछ ऐसा चेंजेस इसमें करें, लुकिंग लाइक दिस चेंजेस। तो इसकी वजह से इस मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज मतलब शुरू से तो कम ही रहेगी, लेकिन जिस तरह से आप अचानक से आप फिलेट दे देते उसकी जगह पे आप फिलेट रेडियस को बढ़ा के थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था, क्लियर कर दिया कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और साथ साथ मैंने बताया कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, मेथड्स, हाउ कैन वी रिजॉल्व एंड हाउ कैन वी मिनिमाइज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, मैं न्यूमेरिकल देखता हूँ कहाँ है मेरा। ओके, चलें रफ करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं इसके ऊपर। लिखिए, a flat plate subjected to a tensile force of 5 kilonewton. A flat plate subjected to a tensile force of 5 kilonewton सोन इन फिगर। ये अच्छी बात है, फिगर दिया हुआ है, सोन इन फिगर। आगे क्वेश्चन कह रहा है द प्लेट मटेरियल इज ग्रे कास्ट आयरन Fg200। द प्लेट मटेरियल इज ग्रे कास्ट आयरन Fg200। जो 200 होती है यही इस मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5 एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5। ये दिया हुआ है, तो कह रहा है डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। उस प्लेट की थिकनेस डिटरमाइन करो। सो डिटरमाइन द thickness of the plate।
क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, डायग्राम दिया है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ पहले, तब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि होल भी दिया है इसमें। यहाँ फ्लैट पे कुछ रेडियस दे दी गई है। फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंसाइल फोर्स है विच इज 5 किलो न्यूटन। सो इधर भी लगेगा वही टेंसाइल फोर्स विच इज 5 किलो न्यूटन। कुछ डेप्थ दिया हुआ है इसका, इसकी जो डेप्थ है विच इज 45 mm, इसकी जो है दैट इज योर 30 mm पीस। इसके अंदर एक होल दिया हुआ है यहाँ पर, इस होल की जो डायमीटर दी हुई है, द डायमीटर ऑफ दिस होल विच इज 15 mm। यहाँ आपको फिलेट दिख रहा होगा, इस फिलेट की जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज 5r, जो 5r है यहाँ पे 5r। 5r का मतलब होता है कि रेडियस 5 है, ठीक है, और 515 का मतलब होता है कि इसकी डायमीटर होल की 15 है, ठीक है। ये 3D डायग्राम है एक तरह से, तो 3D डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे से उठा लीजिए, ये सेक्शन ले लीजिए, और ये आपका डायग्राम है 3D कुछ, और इसकी थिकनेस ही आपको निकालनी है दैट इज t। इसी t को ही आपको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ t, इसको आप फाइंड आउट करें, ठीक है। चलिए, आई थिंक बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं समझा दे रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आप करेंगे और आई होप कर भी लेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस विच इज 200 मेगा पास्कल न्यूटन पर एम स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है विच इज 2.5 एंड द फोर्स इज 5 किलो न्यूटन, या फिर कह सकते हैं 5000 न्यूटन दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में सबसे पहला जो स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस, मीन्स इस पूरे मटेरियल पे, इस पूरे कंपोनेंट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस लगाई जा सकती है जिससे कि ये मटेरियल फेल ना करे एट दैट कंडीशन। सो कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस, कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस में कितनी इस पर लगा सकते हैं, और इसको निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो SUT होता है उसको डिवाइड कर लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ठीक है। तो SUT विच इज 200 एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, बताएं कितनी आ जाएगी, एंड द वैल्यू इज कम आउट विच इज 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गई आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस इस मटेरियल कंपोनेंट पे कितनी लगाई जा सकती है, वो आ गई। दूसरा स्टेप है, यहाँ पर देखिए दो जगह इरेगुलरिटीज दी हुई है, एक आपकी होल वाली इरेगुलरिटीज दी हुई है, एक आपकी फिलेट वाली इरेगुलरिटी दी हुई है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस दो जगह कैलकुलेट करेंगे और दोनों जगह देखेंगे कि किस जगह पे मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है, और उसी मैक्सिमम स्ट्रेस को हम इसके साथ इक्वल करा देंगे। अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेस हमारी इक्वल हो गई तो छोटी मोटी स्ट्रेस तो ऑटोमेटिक सर्वाइव कर जाएगी। मीन्स अगर आप 10 स्लैब मेरे बर्दाश्त कर ले रहे हो, 10 स्लैब हम मेरे बर्दाश्त कर ले रहे हो, तो अल्टीमेटली 5 तो कर ही लेते होगे, है ना। तो वही है, अगर इसके ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स अगर ये बर्दाश्त कर ले रहा है सिस्टम, ये कंपोनेंट 500 न्यूटन का फोर्स सर्वाइव कर ले रहा है,
तो क्या 300 न्यूटन सर्वाइव करेगा? ऑब्वियसली कर लेगा। ठीक है, तो हम मैक्सिमम ही इसकी वैल्यू इसको इक्वेट कर देंगे, तो छोटी मोटी वैल्यू से तो पता ही नहीं चलेगा उससे करना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस एट अ फिलेट सेक्शन। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? डेटा बुक की। स्टेप 2, टेंसाइल स्ट्रेस एट द फिलेट सेक्शन। ठीक है, आगे मैं करता हूँ। इसके लिए आपको डेटा बुक की जरूरत पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग हम दो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, क्या क्या देखते हैं? डेटा बुक में हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी क्या वैल्यू दी हुई है, और आर अपॉन स्मॉल डी क्या वैल्यू दी हुई है। अब आप पूछ रहे होंगे ये कैपिटल डी और स्मॉल डी ये सब क्या है, चक्कर कहाँ से कहाँ आ जाता है? तो कैपिटल डी आपको दिख रहा होगा, दिस इज द कैपिटल डी, दिस इज द स्मॉल डी, दिस इज द कैपिटल डी एंड दिस इज द स्मॉल डी। This is capital D, this is small d, and this is the R, a small r. Clear? Capital D, small d, and this is R. इन्हीं सब वैल्यूज को रख के देखिए, कैपिटल डी कितनी है? 45, स्मॉल डी 30, R 5 दिया है, स्मॉल डी 30। ठीक है, कैलकुलेट करिए। ये वैल्यू अब कितनी आएगी? 1.5। दिस वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी विच इज पॉइंट वन समथिंग 67। ठीक है, अब कैपिटल डी अपॉन डी, आर अपॉन डी, इसके लिए देखिए डेटा बुक में आपको बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन इसी वैल्यू को मैं हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि कैसा बना हुआ है। ठीक है, आप लोग देखिएगा डेटा बुक में, कोई भी डेटा बुक ले लीजिए और स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाला जब चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक ग्राफ होता है, मैं छोटा सा ही ग्राफ बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए बस। ठीक है, इस साइड एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो आर बाई डी की वैल्यू यहाँ पर दिया होती है, आर बाई डी की वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूँ तो यहाँ पर आपको के टी की वैल्यू दी होती है जो आपको निकालनी होती है। इस जगह पे आपकी के टी की वैल्यू दी होती है। ठीक है, बीच में एक ग्राफ बना होता है कुछ लुकिंग लाइक दिस, ऐसे ग्राफ बने होते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ की वैल्यूज हैं ये वैल्यू है डी बाई स्मॉल डी की। ठीक, करेंगे क्या? आर बाई डी की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि आर बाई डी की वैल्यू कुछ यहाँ पर है, आर बाई डी की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, अब ये यहाँ पर है, इसको मैंने ऊपर खींच दिया ऐसे। ठीक, अब देख रहे हैं डी बाई डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है। अब यहाँ से मैं स्मॉल आर अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू मैंने ऊपर बढ़ाई, यहाँ पर कर्व पे आपको कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू मिली। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को मैं सामने से जब मिला दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू आ जाएगी? दैट इज के टी। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट होती हैं। तो इस केस में आप लोग देखिएगा। ठीक है, इस केस में अगर हम के टी की वैल्यू की बात करूँ तो इस केस में इन दोनों को क्राइटेरिया मान के के टी की वैल्यू होती है जो दिया हुआ है विच इज के टी इक्वल्स टू 1.8 निकल के आती है, 1.8 निकल के आती है। तो हमने बताया था स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी टू द स्ट्रेस टू द नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय द एलिमेंट्री इक्वेशंस। तो जो के टी की वैल्यू होती है विच इज मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज के टी इंटू सिग्मा नॉट। अब मैक्सिमम तो पता नहीं, मैक्सिमम तो पता है, ये देखो सिग्मा नॉट की वैल्यू नहीं पता है नॉमिनल की।
ठीक है, तो क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया है, 5000 न्यूटन का लग रहा है, सबको पता है। एरिया का होगा इस फिलेट सेक्शन पे विच इज डी इंटू टी, डी इंटू टी, ठीक है। तो फोर्स 5000 अपॉन 30 इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। करना क्या है, आप इसको सिंपल सा इसके बराबर यहाँ पर पुट करते हैं। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्चुअल में, यहाँ काटिए, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, दैट इज, हाँ ये कट गया। KT की वैल्यू विच इज़ 1.8 विच इज़ 500 अपॉन 3 इंटू टी। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 318 530, मतलब 300 बाई टी, ये आ गई सिग्मा मैक्स की वैल्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे निकालना है स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एट अ होल सेक्शन। यहाँ पर 2 इरेगुलरिटीज हैं, तो स्टेप नंबर 3 जो होगा दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस एट होल सेक्शन। इसके लिए भी आपको ग्राफ देखना होगा, ठीक है। तो होल सेक्शन के लिए जो हम ग्राफ देखते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं नॉमिनल स्ट्रेस क्या होती है, दैट इज, मैंने बताया था इसके लिए जो नॉमिनल स्ट्रेस लेगी फोर्स अपॉन होल दिया है, दिस इज डी माइनस, या कह सकते हैं डी माइनस डब्ल्यू इंटू टी। टी कितना दिया है, विच इज 5000, डी आपका 30 दिया है, दिस इज 15 इंटू टी। लेकिन होल सेक्शन के लिए मुझे KT की वैल्यू नहीं पता है। KT की वैल्यू निकालने के लिए इसमें कंडीशन होती है डी बाई डब्ल्यू की। तो डी आपको 30 दिया है, डब्ल्यू आपको 15 दिया हुआ है, ठीक है। डी आपको, सॉरी, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है विच इज डब्ल्यू बाई डी, डब्ल्यू आपको 15 दिया है, डी आपको 30 दिया है, दैट इज 0.5। तो इस चीज़ को जब आप आगे देखेंगे चल के, तो वहाँ पर जब आप ग्राफ देखें तो वहाँ पर से KT की वैल्यू जो निकलेगी दैट इज, क्या निकल रही है यहाँ पर KT की वैल्यू विच इज 2.16। अब इस KT की वैल्यू उठाकर आप KT की वैल्यू यहाँ और यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू जब रखेंगे तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज, सब पूरा सॉल्व करने के बाद दिस इज 720 बाई टी, सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर बी मान लो। यहाँ पर जो सिग्मा मैक्स निकला है ये आपका निकला है फिलेट सेक्शन के लिए, और यहाँ पर जो निकला है दिस इज फॉर होल सेक्शन के लिए। अब आप बताइए इसको और इसको देख के आपको क्या लगता है मैक्सिमम कौन सी है? एक्चुअली मैक्सिमम ये है, और अगर ये मटेरियल इस स्ट्रेस पे सर्वाइव कर गया तो क्या ये इस स्ट्रेस पे सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा? तो हम ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस निकाले हैं, इस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम इस वाली मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। जब हम इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करेंगे दैट इज 720 टी इंटू 80, 8 9 72, टी इजकल्स टू 9 mm, ठीक है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू 9 mm आ गई, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, और फिर देखते हैं आगे क्या करना होता है। नेक्स्ट हम पे देखते हैं, इसके आगे स्टार्ट करेंगे फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेसेस क्या होती हैं, ठीक। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। ये न्यूमेरिकल आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। ओके, थैंक यू सो मच, खुश रहिए।